बात करते हैं कट्टा चला दो। 10 बित्ते के रूम का 8,000 रुपये क्यों देगा छात्र? MCD मीन्स महा करप्ट डिपार्टमेंट। हाँ, ये सब मिले हुए हैं। ये सब कि जितने ज़्यादा बदतमीज़ बनोगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। अब ये मिसिंग डिटेल है और ये तब से मिसिंग चल रहा है जब से ये हादसा हुआ है। ओझा सर कहाँ है? अवध ओझा अपना विवेक खो बैठे हैं। 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन पूरे देश में 3 क्यों बता रहे हैं? 3 बता रहे हैं, मीडिया वाले छुपा रहे हैं और क्या। लोग कह रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रोटेस्ट होते रहेंगे, जाने जाती रहेंगी, लेकिन सरकार कभी नहीं सुधरने वाली। आई विटनेस थे, उनका ये कहना कि 6-7 एम्बुलेंस में लोग गए इधर से। बोला कि 8 लोगों की डेथ हुई है। 8 लोगों की। हाँ, खोज रहे, काफ़ी सारे बच्चे अभी मिसिंग चल रहे हैं। आगे जाके दिखाओ। ये प्रोटेस्ट चल रहा है राजेंद्र नगर में, जहाँ पे 3 बच्चों की डूब करके मौत हुई है कोचिंग में, और बहुत ही मुद्दा गरमाया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी तरीके की वाद विवाद चल रहे हैं, और हम जानने आए हैं यहाँ पे कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा तो पूरे देश को मालूम है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाले मुद्दा है, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट और भारत सरकार को, बल्कि पूरे सरकार को ठीक से इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगल बगल बहुत लोग हैं और हम इनसे बात करने वाले हैं। हेलो भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? सार्थक सिंह। सार्थक जी। मैं मतलब इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। ये प्रोटेस्ट लगभग कितने दिनों से चल रहा है? ये प्रोटेस्ट 5 दिन तो हो चुके हैं। क्या निष्कर्ष निकला इसका? अभी तक तो कुछ नहीं लिख रहा। कुछ लोग गए थे डेलीगेशन के लिए, पर कुछ अभी तक फाइनल तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस चल रहा है। थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए, डेलीगेशन क्या है और किस लिए गए थे डेलीगेशन? डेलीगेशन गए मतलब कुछ बच्चों का समूह है, जैसे कि 5-6 बच्चे गए थे गवर्नर से मिलने के लिए, जो यहाँ के LG हैं। अच्छा, जो विकास विकृति सर जो बात कर रहे थे, 5 टीचर गए, वो 15 कोचिंग के टीचर गए थे, विकास विकृति सर भी वहाँ गए थे, और वहाँ पे कुछ डिसाइड करने के लिए गए थे, पर कुछ हुआ नहीं है, ऐसी बस हवा में बातें करती है। यार, आपके विकास सर बोल रहे थे कि बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, आप कह रहे हैं कोई बातें नहीं हुई है। फ्रूटफुल डिस्कशन की बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ से जो बच्चे भी गए थे हम लोग के बीच में, कहीं ना कहीं ये है कि बाहरी का भी हमारा शुरुआत से इन्फ्लुएंस था। बाहरी जो बच्चे आ गए थे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोटेस्ट शुरू में डाइल्यूट हो गया था। बट हमारा ये है कि जैसे मतलब हाँ, दूसरे यूनियंस के बच्चे आ गए हैं जो पॉलिटिकली तो किसी से कनेक्ट हैं, स्टूडेंट यूनियन वाले लोग हैं। हाँ, जैसे कि हम तो यहाँ पे स्टूडेंट है, सिर्फ स्टूडेंट, किसी से ना ABVP से ना किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है। पर कुछ लोग हैं जो कि अपने इंस्टा प्रोफाइल पे हमने देखा कि पोस्ट डालने हम यहाँ हैं। जैसे कि मैं एक दिन यहाँ 3 बजे था, रात को फोटो खींच रहे थे ऐसा ग्रुप में करके, और रील्स भी बना रहे थे। और वो अगले दिन की कुछ बच्चों ने जैसे कि देख दाख के सर्च कर करके ग्रुप्स में डाला, जो यहाँ के हमने लोकल ग्रुप बनाया है सिर्फ स्टूडेंट्स के, तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ फुलफिल करा रहे हैं। यहाँ तक मैंने कोई बता रहा था कि कोई आगे यहाँ पे MSP की बात कर रहा है। MSP से हमारा क्या लेना देना, ना हम खेती करते। ये JNU वाले हैं? नहीं, ये हमें नहीं पता, ये किसी ग्रुप से कनेक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि JNU वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं UPSC की, DU वाले भी कर रहे हैं। पर अब जैसे मेरे दोस्त भी हैं कुछ JNU के, वो कुछ नहीं बोल रहे ऐसे, पर कुछ हैं वो आके बोल रहे हैं। हम किसी कॉलेज को नहीं कह सकते। जैसे क्या नैरेटिव है उनका? जैसे कि वो बेसिकली पॉलिटाइज करना चाहते हैं चीज़ों को, पॉलिटिकल इसको करना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि बॉयकॉट, जैसे भी कोई भी आता है उसकी बातें नहीं सुनते हैं, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। हमें ये है कि एक चीज़ प्रॉपर हो, हमारी जो खुद की डिमांड्स है ना, वो कहीं ना कहीं दब जा रही है। उनका जो एजेंडा है या उनकी जो खुद की डिमांड है वो आगे कर जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह। पूजा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे पूजा? नया क्या चल रहा है, पुराना नहीं नया? सिक्योरिटी का ही है, बच्चों की सिक्योरिटी का। जैसे कि कल भी अभी हमारा स्टूडेंट यूनियन का एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें भी एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है कि कल को जैसे अभी लाइब्रेरी बंद हो गई है, बट अभी ये है कि लाइब्रेरी सीज तो होना शुरू हो गई, बट उनके सामान निकलवाना शुरू हो गया, क्योंकि सर ने भी बोला था, DSP सर ने, कि हम आपको नोटिस देंगे, आप सामान निकलवाने जाइए। तो एक लड़की कल अपना सामान निकालने गई थी और उनको भी करंट लग गया, तो अब उनका एक हाथ वर्क ही नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी का इशू है कि अब हमें जाना तो है, हमें कोचिंग भी जाना पड़ेगा, इन्हीं रोडों से जाना पड़ेगा, पर हम कैसे? जब तक सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पाएगी, हमारा नहीं हो पाएगा कुछ भी। आप भी बेसमेंट में बैठ के क्लास कर रहे थे? नहीं, यहाँ बेसमेंट में क्लास नहीं चल रही थी उस टाइम पे, लाइब्रेरी चल रही थी, और वो भी जहाँ तक मुझे पता है बेसमेंट 1 नहीं, बेसमेंट 2, बेसमेंट के नीचे भी बेसमेंट। हाँ, राउस IS में जिसमें ये घटना हुई, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अगर गलत होऊंगा तो आपने सही करना है, ठीक है? बेसमेंट के नीचे बेसमेंट बना हुआ था, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे एक फ्लोर के ऊपर दूसरा तीसरा फ्लोर, वैसे ही बेसमेंट के नीचे बेसमेंट बना हुआ था।
और वहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, वहाँ ये घटना हुआ। बहुत लोगों का कहना है कि सिर्फ 3 लोग नहीं मरे हैं और भी अंदर से डेड बॉडीज निकाली गई थी। मेलविन के फ्रेंड है, उनका भी मैंने शायद अभी इंटरव्यू देखा था, मुझे स्टोरी या किसी पे देखा था, तो उन्होंने बोला कि उनको भी जहाँ तक सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन हुई थी, ऐसे कोई भी जो भी ऐसे सुनते हैं, बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स ही बात है, वो डेस्परेट थे अपनी फ्रेंड की जानकारी के लिए, तो उनको बोला कि 8 लोगों की डेथ हुई है। 8 लोगों की। हाँ, जो छोटे कर्मचारी होते हैं ना, उन्होंने बोला था कि बेटा, मतलब वो बता देते हैं हम जैसे लोग कि बेटा 8 लोगों की इनफॉर्मल 8 लोग बोला क्या 3 जैसे ये बता रहे 3 बड़े बच्चे मरे हैं, बट अभी भी हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चे मिसिंग चल रहे हैं। उन लोगों के पेरेंट्स, उन लोगों के रिलेटिव्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उनका फ़ोटो, इनका मतलब यहाँ पे जहाँ रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर तो मतलब फ़ोन तो बंद है, ऐसे डाल के बोल रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प करें, हमें खोज रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे अभी मिसिंग चल रहे हैं। हमें एक आया था कि उधर 27/30 में कोई एक बच्चा मिसिंग चला, सुदर्शन नाम करके, उसका जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से फ़ोन नंबर बिल्कुल बंद है। अगर 3 बच्चे तो फिर वह बच्चे कहाँ जब से ये इंसिडेंट है। कोचिंग के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर सीसीटीवी लगे होते हैं ना, हाँ जी। तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं बाहर निकाला गया अभी तक? अब वो तो उन्हीं से पता चलेगा, अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं। एमसीडी का फॉर्मल इंक्वायरी, जैसे एमसीडी का फॉल्ट सामने आ जाएगा, जैसे यहाँ पे चौकी है सामने, आप देखोगे राउस के जस्ट सामने, तो पुलिस को 26 तारीख को एक लड़की ने कंप्लेन करी थी, वो अपनी फोटोकॉपी लेकर सबको दिखा रही है कि हमने कंप्लेन करी है, बेसमेंट में पानी भरता है, एक्शन लीजिए। नहीं कर रहे, पुलिस आएगी बीच में, पुलिस फंसेगी, एमसीडी फंसेगी, यहाँ के दिनेश पाठक हैं वो फंसेंगे, एमपी शायद गौतम गंभीर हैं वो फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया, सुधांशु त्रिवेदी ने इसको राज्यसभा में आज के आज उठाया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रोटेस्ट होते रहेंगे, जाने जाती रहेंगी, लेकिन सरकार कभी नहीं सुधरने वाली। जो टीचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को, जिनकी वजह से बच्चे इन्फ्लुएंस होके आते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे। हाँ, तजुर्बा हो गए, अवध ओझा सर हो गए, मैं सीधा नाम लूँगा क्यों उनकी, जब बोलते हैं अवध ओझा सर हो गए, विकास दिव्यकृति सर हो गए, जिनसे सबसे ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। बात करते हैं कट्टा चला दो, अब हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, आई नहीं रहे सामने कट्टा। दरअसल बात ये है कि आपके जो ओझा सर हैं वो बोलते हैं कि जवानी में मैंने कट्टा चलाया, ये चलाया, डाकुओं के साथ रहा, फिर वो इंटरव्यू पे आकर के बोलते हैं जब बच्चों का ऐसे हत्या होता है, मैं हत्या बोलता हूँ इसको, हत्या ही है, ठीक है, आकर के वो कैमरे पे बोलते हैं कि मेरे माँ बाप बीमार हो गए थे, मतलब माँ बाप का सहारा ले रहे हैं। वो व्यक्ति जो कट्टर था। इंटरव्यू के लूप होल्स बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ही लिख रखे हैं। उनका भी एक और इंटरव्यू या कुछ ऐसे क्लास का कुछ वायरल हो रही है क्लिप कि जितने ज़्यादा बदतमीज बनोगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। अब खुद बोला है अपनी क्लास, ये क्या, ये तो सभी ने देखा होगा। अब इसे क्या है? कहा जाता है इसको। सर आप ये बताइए, उन्होंने खुद बताया मेरी माताजी की उम्र 90 साल है, उन्होंने खुद बोला अपने इंटरव्यू में, वो अदालत वहाँ गई थी, अदालत में उन्हें किसी एडवोकेट ने बताया आपके लड़के पे केस हो चुका है, 3 बच्चे। आपको लगता है किसी की, जैसे हमारी भी माता है 90 साल की, तो वो भी नहीं है, 50 के आसपास हैं, हम उनको नहीं जाने देते, और वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद उनकी माता जाएगी 90 साल की होके अदालत में। पहली बात तो बात उठा था मंडे से कि 48 घंटे हो गए अभी तक अवध ओझा सर कहाँ है। वो बोले कि जैसे ही बच्चों की डेथ हुई सबसे पहले उनके ऊपर ही केस किया गया, उनके माता पिता को अदालत में घसीटा गया। सारा सरासर ये सर इल्ज़ाम टालने की बात। हमारे घर वाले, जैसे मेरी माता हैं, पिता हैं, वो 2 टीचर्स को जानते हैं, उनको भी नहीं जानते जिनसे हम पढ़ते हैं, उनको जानते हैं जिनसे हम नहीं पढ़े, अवध ओझा सर और विकास दिव्यकृति सर। अब वो कहाँ हैं हमारे मार्गदर्शन करने के लिए? हमसे कहते हैं उनसे कुछ सीखो, कितनी अच्छी बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट। बातें करने में कुछ हार गए, दोनों लोग हार गए। गुस्सा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। गुस्सा तो उसके प्रति रहा हो ना, अब डिसअपॉइंटमेंट है कि जब हमारे साथ खड़े होने की बारी थी तब कहाँ गए। अब आप कुछ भी कहिए, कोई भी इंटरव्यू दीजिए, कुछ भी कहिए, पर अब तो जो होना था सो हो गया। आप हमें, हाँ, बस डिसअपॉइंटमेंट है। क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना यही चाहूँगा कि तेज से बोलिए थोड़ा सा, कि 6 दिन हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, अभी भी कुछ बच्चा तो मिसिंग चल रहा है। जितना 1 सेकंड, यहाँ पे एक नया खुलासा होता है कि एक बच्चा मिसिंग चल रहा है, उसके मिसिंग डिटेल उसके किसी क्लोज रिलेटिव, ठीक है, ये मिसिंग डिटेल है, और ये तब से मिसिंग चल रहा है जब से ये हादसा हुआ है। पूरे देश में लोगों को मालूम है कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पे ढेर सारी 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन पूरे देश में 3 क्यों बता रहे हैं? अरे 3 बता रहे हैं, मीडिया वाले छुपा रहे हैं, और क्या? 5 लोगों की मौत दिखाएं, मीडिया वाले तो आए हैं। अरे दिखा, क्या सही में छुपा रहे हैं? 5 लोग हुए हैं ये। मीडिया वाले तो आ ही रहे हैं, मीडिया को बताएंगे हम, तो मीडिया वाले तो बताएंगे
ये तो गवर्नमेंट छुपा रही है ना। गवर्नमेंट छुपा रही, मीडिया का छुपा रही है, तो मैसेंजर है हमारा, मैसेज इधर से उधर करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे 5 लोगों की मौत हुई, आप ये बोलना चाह रहे हैं? दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? फुटेज रिलीज़ करने की बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने डीसीपी साहब जो यहाँ पे हैं वो बोला कि मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इससे और ज़्यादा क्योस क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। लेकिन आज जो संजय सिंह सर आए थे, राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने ये आश्वासन दे के गए हैं कि वो डीसीपी या जो यहाँ के कमिश्नर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि छात्रों का ये डिमांड है कि आप उनको दूध का दूध पानी का पानी कर दो, क्योंकि कुछ जो उस समय जो लोग यहाँ पे थे, हम तो यहाँ पे नहीं थे उस समय, जो वहाँ पे आई विटनेस थे, उनका ये कहना है कि 6-7 एम्बुलेंस में लोग गए इधर से। अब जब अगर गए हैं, मैं ठीक है ऑफिशियल फिगर ये बता रहा 3 है अभी तक, लेकिन एक प्रॉपर कोई अभी तक सीसीटीवी फुटेज है जारी कर दें, आप हॉस्पिटल कहाँ पे लगे थे उनका डिटेल बता दें, हम मान लेंगे। लेकिन वो सब अभी तक कुछ सोशल मीडिया में या किसी मीडिया के थ्रू या इनका ऑफिशियल कुछ कोई अथॉरिटी का साइन किया हुआ पेपर अभी तक नहीं है, तो हम कैसे मान लें? अच्छा, और जिस तरह से ये चीज़ हुआ है, विदिन 3 मिनट्स 12 फीट वाटर गया है, उसमें कम से कम उस समय जो लोग थे वो बता रहे हैं कि 20 से 30 लोग थे उस समय। हालांकि उसमें कैपेसिटी क्या है अभी तो सील है, वहाँ जा नहीं सकते, बट जो लोग बता रहे हैं कि अगर 2 से 3 मिनट के अंदर आप समझो, मतलब फ्लैश फ्लड है, वो एक तरह से क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड की स्थिति है, तो वहाँ पे जो बच्चा, और होता है ना कि अगर आप पहाड़ों में गए तो आपको पता है कि यहाँ पे पत्थर खिसक सकता है, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप सोच भी सकते हैं क्या उसमें पानी आएगा? नहीं सोच, आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। अगर वैसे में पानी आ जाता है अचानक, तो वो बच्चा तो शॉक में चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, उसको शॉक लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो संभलते संभलते भी फंस जाएगा। 2-3 मिनट में आपको एक बार नाक में पानी चला गया, गंदा पानी है, दोबारा आप सांस नहीं ले सकते, आपका होश खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या एक्चुअल फिगर है, आप एक ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी कर सकते? आप यहाँ पे इतने दिन से हमें बता रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, सही बात है, आप एक लेटर नोटिस कुछ एक प्रॉपर जो तरीका होता है ऑफिशियल, वो उसमें बताइए ना। किसी ने नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज की डिमांड है, ठीक है, आप क्या बोलना चाहोगे? आप ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं 1949 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, बहुत दूर से। हाँ, फिर 75 ईयर्स से, और जब ये कॉलोनी बनी थी राजेंद्र नगर, तब से यहाँ रह रहा हूँ। मैं 2 साल का था। 2 साल के थे? 2 साल का था जब हम पाकिस्तान माइग्रेट होके आए। ये माइग्रेंट्स के लिए एक कॉलोनी, रिफ्यूजी कॉलोनी बनी थी। ये और डिफेंस कॉलोनी, ये सब मिला करके डिफेंस कॉलोनी, ये लाजपत नगर। तो यहाँ जब हम आए तो ये हर जो गली है, दिस वॉज वेरी प्लान मैनर बनी थी। मैंने देखा था कहीं पर कि ये अनप्लान मैनर में बनी हुई है, ये वो किसी ने कहा मुझे, तो मुझे अचंभा हुआ ये क्या कह रहा है, बिकॉज मे बी वो 30 साल से यहाँ रह रहा हो या वो है। अब शुरू में 1949 में, जैसे जिस गली में मैं रहता हूँ, 23 ब्लॉक पर रहता हूँ, वहाँ पर 16 मकान है, तो वो अलाट हुए थे 16 फैमिलीज़ को, 16 फैमिलीज़ को अलाट हुए थे, जिसकी जगह पर एज ऑन डेट 64 फैमिलीज़ रह रही हैं। 64 ऑन द एवरेज 4 टाइम्स हो गया। वैसे ज़्यादा है, 5th फ्लोर भी बन गया है, बेसमेंट भी है, 5th फ्लोर भी है। तो अगर एवरेज 4 भी मान लें तो 64 में, इसका मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? नई कॉलोनी। आई एम ए सिविल इंजीनियर बेसिकली, तो जैसे चंडीगढ़ हुआ, चाहे हमारा दिल्ली छावनी था या कोई भी है, आई हैव वर्कड इन दिल्ली कंटोनमेंट आल्सो, दैट्स अनदर 3rd कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर दैट दिल्ली कंटोनमेंट एरिया। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए होता है? एज एन इंजीनियर आई एम टेलिंग, क्या चाहिए? पानी, सीवरेज सिस्टम, देन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, राइट? तो उस वक्त ऐसा परफेक्ट था, कम से कम आई कैन से फॉर श्योर 1990 तक, 85 ओके, 85-90 तक इट वाज ऑल वेल, एवरीथिंग वाज वेल, एवरीथिंग वाज वेल, हर चीज़ की वो नहीं है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जैसे अगर ठीक है कोई बात नहीं, बन गया ना, आपने 4-4 बिल्डर्स ने आके बना दिए, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल कर दी।
ये वाजीराव का तो बात की बात है। आपने पहले से ही 4 स्टोरी बन गई, राइट। जब 4 स्टोरी बन गई तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट रही, ये तो खैर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी है वो 10 साल से है, 5 साल से है, 10 साल से है, लेकिन उससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही उन्होंने सोचा नहीं कि इतना लोड बढ़ गया है, सीवर लाइन के ऊपर लोड बढ़ गया, वाटर सप्लाई की डिमांड बढ़ गई है, प्लस स्टॉर्म वाटर कहाँ वो है। मुझे जहाँ तक मेरे याद आता है, मैंने कैलकुलेट करके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर यही पानी पूरा शंकर रोड से वहाँ जमा होकर टावर रोड के फिर इधर आता है, यहाँ एक्यूमुलेट होता है। तो मेरे सामने एक आर्किटेक्ट रहता है, हम दोनों ने कैलकुलेट किया था कितने क्यूसेक्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेन कैन बी stored in the sense water रेन हार्वेस्टिंग, थ्रू रेन हार्वेस्टिंग। तो मैंने प्रपोजल तक दे दी थी, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुई। वो खैर फॉर द रीज़न उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स पे अगर मेरे वहाँ अगर 1 लाख क्यूसेक्स वाटर मेरे यहाँ हो सकता है, तो यहाँ तो 10 लाख क्यूसेक्स वाटर है, विच कैन बी पुट अंडर रेन हार्वेस्टिंग करके ये सारा का सारा पानी इंस्टेड ऑफ नाले में थोड़ा चला जाएगा, बाकी मेन ग्राउंड में डाल सकते हैं ना, तो वाटर टेबल उससे राइज हो जाएगा। जो ट्यूबवेल अब 300 फुट पे काम कर रहा है वो 250 फुट पे काम करेगा, 200 फुट पे काम है। तो वो गवर्नमेंट का सोच उस तरफ जाना चाहिए। इंजीनियर्स जो हैं एमसीडी के, उनको सिर्फ मतलब है सिर्फ नई चीज़ बनाना, पैसा खर्च करना, बजट खर्च करना, लेकिन कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसके लिए मेंटेनेंस पहले चाहिए। एक तो दिल्ली को बहुत कम पैसा मिल रहा है, एग्जैक्ट वो है ना। देखिए उस पर हम बात है, उस पर भी बात देखिए वो बात की बात है। मैं तो बेसिकली मैंने एमसीडी इनिशियली एमसीडी छोड़ दिया। हाँ छोड़ दी, इनिशियली छोड़ दी, ये छोड़ दिया, कैंटोनमेंट छोड़ दिया, वो भी एमसीडी क्यों छोड़ा? ये only due to this political and bureaucrats corruption, जो मेरे बस की बात नहीं। मतलब पूरा एमसीडी दिल्ली करप्ट है पूरा एकदम तरीके से हो सकता है। मैंने तो नाम ही हमने सब माने महा करप्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी मीन्स महा करप्ट डिपार्टमेंट। सर वही तो इशू है, ड्रेनेज पे कोई देखिए बिल्डिंग प्लान्स ये वो सारा कर सर अनऑथराइज क्या है ये कुछ नहीं। आपसे मैं एक सवाल पूछूं जी, आप इतने समय से रह रहे हो, 2 साल के थे तब आप यहाँ पे आए जी, ये हादसा पहले भी कभी हुआ था? नो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ? नो। हालांकि टाइम टू टाइम हम इनसे पहले जो भी यहाँ कॉर्पोरेटर्स थे या एमएलए थे, हम अपना एक्सपीरियंस, अनुभव और नॉलेज शेयर करते आ रहे हैं कि भाई ये करो तो ये थोड़ा सा सारा जो सिस्टम ओवरलोड हो चुका है उसको ईज आउट करने के लिए अगर वो किया होता, टाइमली किया होता, तो ये सिचुएशन आज नहीं देखने पड़ती। ड्रेनेज का इशू तो पहले से है। ड्रेनेज देखिए, ड्रेनेज प्लस स्टॉर्म वाटर, सीवरेज प्लस 2 टाइप की ड्रेनेज है, और ड्रेनेज अगर प्रॉपर नहीं है तो कोई भी अच्छी सड़क आपकी टूट जाएगी। बट ये 1976 का मॉडल है। किसका? ये जो ड्रेनेज का जो पैटर्न है जो नीचे है वो 1976 का मॉडल है, वो 40 साल ही उसका लाइफ है, डिज़ाइन लाइफ है। 76 का आपको किसने बोला? 76 का ये हमने रिसर्च किया था रिसर्च किया। मे बी यू आर राइट, 76 में उसको थोड़ा अपग्रेड किया होगा। जैसे हाँ यस आई रिमेंबर कि मेरे घर के आगे जो लाइन सीवर लाइन डली हुई है जो ऑफनली अब चौक हो जाती है, एवरी टाइम आई हैव टू लॉज माई कंप्लेंट विद द DJB ऑन देयर कंट्रोल रूम एंड आर विद द MLA, वो एकदम से सॉर्ट आउट हो जाती है, एकदम से अटेंड हो जाती है विद इन 24 आवर्स, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पहले लाइन थी वो सिर्फ मेन सीवर लाइन जो हमारी गली में हर गली में डली हुई थी वो थी सिर्फ 6 इंच की, जो कि अपग्रेड हो गया। जैसे आपके 70s में
वो 6 इंच से बढ़ा के इन्होंने 10 इंची कर दिया। अब 10 इंची भी लोड नहीं ले पा रही है। और द काइंड ऑफ मटेरियल दे हैव बीन यूजिंग दैट वाज ओनली ह्यूम पाइप्स, जो कंक्रीट पाइप्स है। अब कंक्रीट पाइप्स के स्मूथनेस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम वो स्मूथनेस खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, वो सरफेस रफ हो जाता है, उस पर सारा ये मलबा जो है वो सारा जम जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पाइप्स कैन आई कंप्लीट, मोस्ट ऑफ द पाइप्स आर 80% चोक्ड, 20% है जो चोक हो जाता है, ये रॉडिंग करके उसको खोल देते हैं, पानी तो निकल जाता है, लेकिन 80% जो है वो जमा रहता है। तो वो इसलिए बार बार हम कंप्लेंट कराते हैं और अटेंड हो जाती है। लेकिन अगर ये सारे के सारे पाइप्स जो हैं, अब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी ये है, पॉलीयूरेथेन पाइप्स है, जो भी है, प्लास्टिक से पाइप कह लो आप, अगर वो दिए ना उसमें वो स्मूथ होते हैं, उसमें से पूरा का पूरा फ्लो हो जाएगा। ये सीवरेज का जगह जगह पर इनको मशीनें अरेंज कर रही हैं। उस दिन दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में जो अच्छा मैं हाँ बस सुधार चाहिए, बस और कुछ सुधार तो चाहिए। अच्छा किसी को शिकायत की नहीं। आप मुझे ना, हमको लगता है वेस्ट कलेक्शन जो है, जहाँ तहाँ लोग जो कचरा फेंक देते हैं वो भी सूरज में जाकर कहीं पे ही चोक कर देता है। जो उसने वहाँ चोक किया उसके कारण बच्चे यहाँ पे चोक हो गए। वो रेस्टोरेंट सेंस भी हमको लाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट जो अब है बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स, जो एक इशू है कि मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 4 मीटर का रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लटक रहे हैं जैसे कि मतलब क्या, आप लाइब्रेरीज बंद करने के लिए कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लाइब्रेरीज बंद कर दो, उससे रिफॉर्म नहीं आएगा। कल भी बारिश हुई थी, कल भी पानी जमा हुआ था। जब तक ये इशू और ये इशू एड्रेस नहीं होगा ना, वो लाइब्रेरीज को तो बंद करने से हम ही लोग को इशू है, कहाँ पे पड़ेगा। जब तक इसमें सुधार नहीं होता है, जो भी सिविक एमिनिटीज़ है उसमें दैट शुड बी अपग्रेडेड। पूरा का पूरा सेंटर को चाहिए। आप सब देख रहे होंगे कि दिल्ली को पैसा नहीं मिल रहा है शायद, दैट इज अनदर पॉलिटिकल इशू। दिल्ली को इतना भी कम पैसा नहीं मिल रहा है कि वो नाला ना साफ कर पाए अंकल, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं आप। मैं नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ अगेन इट्स अ पॉलिटिकल, इट विल बी पॉलिटिकल, आई विल नॉट ट्राई टू इंडल्ज इन पॉलिटिकल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इस वक्त डिमांड ऑफ द टाइम, इस वक्त जो टाइम मांगता है, क्या मांगता है, कहीं से भी, चाहे एमपी है, एमपी को अपने फंड्स डालने चाहिए, यहाँ पर एमएलए को फंड्स डालने चाहिए, एमपी को डाले। एमपी 1 रुपया खर्चा नहीं किया लास्ट टाइम, जो भी एमपी 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये बोलने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हम अब एमपी से बोलेंगे कि पैसा खर्चा करो, वो अपने पिताजी का पैसा खर्चा कर रहे हैं, सरकार का पैसा है। पिछली एमपी ने जो भी थी यहाँ पर 1 रुपया खर्चा नहीं किया, क्यों? अच्छा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जो सारे वारदात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बेचारे स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं, जिम्मेदारी कौन, किसके सर पे आप समझते हैं कि जिम्मेदारी इनके? मिनिस्टर की जिम्मेदारी है एलजी 100% एलजी, क्योंकि उसको देखना चाहिए। आपने जो भी ओवरऑल कौन है, उसका नीचे आता है ना सारे। देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, बहुत ढेर सारे पावर एक्सरसाइज कर रहा है एलजी, समझ में आ रहा है। होना तो ये चाहिए कि जिनको हमने चुन के भेजा है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अभी स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हुआ है, कुछ कानून ऐसे बने हैं कि एलजी साहब को पावर दिया गया है सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए। अब अगर सर्विसेज को रेगुलेट करने की पावर उनके पास होगी तो नेता तो असहाय हो गए। आप उनको काम बोलेंगे, वो करेंगे नहीं करेंगे, आप उनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले सकते। फिर भी आपको हमने चुना है तो आपको ग्राउंड पे तो आ सकते हैं। आप आके खड़े हो, ये देखें एमसीडी वाले क्यों नहीं आके काम करेंगे? आप भी घर में बैठे रहेंगे, लेटर लिखेंगे, तो ऐसे तो हो गया। फिर तो आप 5 साल बाद फिर आएंगे, बोलेंगे कि आपको, आपने हमको चुना लेकिन मौका नहीं दिया, हम कर नहीं पाए, एलजी साहब के अंडर सर्विसेज से हम क्या करें? ऐसे तो नहीं होगा ना। फिर आप जैसे कल की बात बता रहा हूँ सर, कल जो है दुर्गेश पाठक जी यहाँ पे आए थे। जब वो आके यहाँ पे खड़े हुए, इतना पानी था यहाँ पे, कल बारिश हुई थी, इतना पानी था। जब वो आके खड़े हुए तो एमसीडी वाले आए उनके पीछे। वो भाई, वो उनको शर्म आएगी, वो आएंगे उनके पीछे। जब एमएलए खड़ा हो जाएगा कहीं जमीन पे तो काम नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? एमएलए की पावर होती है। आप एक बार के बाद फिर से पानी भर गया यहाँ पे। कल की बात है, कल जो बारिश हुई थी 15 से 20 मिनट की बारिश में इतना पानी था। अभी इन्होंने तोड़-फोड़ किया, ये जो है सारे ड्रेनेज चौक है, देखो ड्रेनेज 4 जेसीबी लेके खड़े कर दिए। स्पेशल फंड, कुछ नहीं हुआ। स्पेशल फंड चाहिए सर। अब रिजोल्यूशन की बात करें, हो गया, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मेरे घर वाले करने से नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। अब क्या सोल्यूशन क्या चाहिए हमें, कैसे सुधारना है? हमें स्पेशल फंड चाहिए
इस एरिया के लिए जो कि सर्विसेज हैं उसको सारा एकदम से अपग्रेड करने के लिए, ताकि ये नेक्स्ट ईयर के ये हालात ना पैदा हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, नहीं देश प्रोग्रेसिंग है कि सारा फंड एक ही जगह डाल दें, बट एक मिनट, हम सिस्टमिक चेंज लाने के लिए जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, एक रेगुलेशन कंट्रोल नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसका कंप्लायंस कौन करेगा? जेई के पास पावर है, ठीक है, वो अपना फील्ड लेवल ऑफिसर, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, एक को सस्पेंड कर दिया, पर वो किसी के दबाव में काम कर रहा है, ये हमें पता है, वो अपनी मर्जी से। आप लोगों ने बेसमेंट में पढ़ाई स्टार्ट क्यों की? क्या मजबूरी थी? कोई ऑप्शन नहीं थे ना, कोई ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शन नहीं रहेगा तो लाइब्रेरी में जाना ही। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में खड़ा नहीं हो सकता कि सारी लाइब्रेरीज ऊपर बन जाएंगी, हम लोग ऊपर पढ़ने यहाँ पे इतने स्टूडेंट, बेसमेंट में अगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट है तो कुछ हमको नहीं लगता कुछ खास दिक्कत है। आप क्राइम को सह रहे हो, ये भी बड़ा क्राइम है। हाँ, और आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप ये सब काम कर रहे हो। अरे तो ग्राउंड पे देखे तो पॉलिटिशियन ग्राउंड पे दिखे तब तो कोई मान लीजिए इशू हो रहा है, आज इंसिडेंट ऐसा हो गया है तब सब लोग आ रहे हैं। ये आज का प्रॉब्लम तो है नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से है, लेकिन कोई इसको देख नहीं रहा है। पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, सिर्फ एक इंसान को बोल दे कि एलजी की गलती है या जो हम जिनको चुन के एक लोगों की नहीं है, पूरा जो है पूरा सिस्टम आखिरी सांस ले रहा है, उसको जिंदा करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, बताइए। कल जो मैंने चैनल पे देखा, आज तक के चैनल पे देखा, सुधीर चौधरी हैं वहाँ, उन्होंने कहा आई लाइक इट, ग्राउंड रियलिटी, उन्होंने कहा और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट। एक्सेप्ट बीजेपी नहीं बोला? नहीं, यही हैरानगी थी। यहाँ एग्जीक्यूटिव कोई भी गवर्नमेंट कोई है इस हादसे के लिए 40% अगर हमारे एमपीज उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, हीनियस हैं या छोटे हैं, अगर 40% से ज़्यादा, पिछले साल जो था 42% था, अभी इस बार और इंक्रीज हो गया। अगर इतने सारे एमपीज जो क्रिमिनल चार्जेस वाले हैं तो क्यों नहीं करप्ट होंगे? पूरा तंत्र खराब है, वो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा कानून लेके आ जाएंगे? वो उनके ऊपर बैकफायर नहीं करेगा। उन्होंने जो नेक्सस बना के रखा है, क्या वो उस नेक्सस को तोड़ पाएंगे? ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, आपको मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा। इस पे मरहम लगाने का मतलब आप ठीक है सेफ्टी ऑडिट करा लीजिए, ये तुरंत हो सकता है कि बिजली के तार हो गए, नाले हो गए, रोड हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सारी चीज़ें सेफ्टी ऑडिट में आ जाएंगी। ये तो आपको इमीडिएट करना पड़ेगा। कंपनसेशन आपको इमीडिएट देना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, आप उसका पेपर वर्क कर सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन, जो लोग कल्पेबल होमिसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने वायलेट करके एक लाइब्रेरी खोली और जब यहाँ पे इतना पानी का लेवल था तो आपने क्यों नहीं उसको बाहर निकाला, फिर भी उनको पढ़ने दिया? क्यों? डबल बेसमेंट है, जो कि अगर नेशनल बिल्डिंग कोड जो है दिल्ली का, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भी अलाउ नहीं है। बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बात करने की बात नहीं है। एक छज्जा भी आप एक्स्ट्रा बनवा दो मकान में तो एमसीडी आपके घर तुरंत चली जाती है। तो यहाँ क्यों नहीं है ये एमसीडी? इनकी जो मर्जी बनाओ, मेरा मुंह उधर है। वो जेई लेवल के बात ही नहीं है, वो बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं, ऊपर से प्रेशर आता है, क्लियरेंस मिल जाता है। और अब तो पता चल रहा है इनके पास क्लियरेंस भी नहीं था। सारा चाहे ब्यूरोक्रेट्स, अगेन आई से ब्यूरोक्रेट्स, चाहे एमसीडी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आपके मिनिस्ट्री के हैं, चाहे किसी से, ऑल ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्यूरोक्रेट्स किसके अंडर काम कर रहे हैं? आज़ादी के 75 साल बाद भी हम यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं कि नेताजी क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बेकार हैं, करप्शन अपने चरम सीमा पे। सुनिए, और हम ये कि मैं मुंह फटूं, अकाउंटेबिलिटी हमेशा होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की। पॉलिटिकल लीडरशिप को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि जनता उनको चुनती है। हर 5 साल में जनता के सामने उनको जाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी और ले भी रहे लोग। मैं उनका इज्जत करता हूँ। वो कंपनसेशन के लिए उन्होंने कहा था, पहले इनिशियली 1 करोड़ का कहा था, अभी 10 लाख का कहा है शायद, 10 लाख रुपए। हाँ, ऐसा कहा था। वो भी गवर्नमेंट ने, ये कोचिंग वालों ने कोई बात नहीं की। कोचिंग वाले बाहर निकलेंगे 25 लाख, तब इनका क्या प्रोसीजर होगा ये लोग बताएं। स्टूडेंट्स की डिमांड 5 CR की है, स्टूडेंट्स की डिमांड 5 CR की है। राउस दो चाहे एमसीडी दो, 5 CR की डिमांड है, क्योंकि जो बच्चों की डेथ हुई है वो बच्चे वापस नहीं आ सकते। 5,000 या 5 करोड़ 5 करोड़ एक जान की कीमत लगा ही नहीं सकते हम, लेकिन ठीक है कंपनसेशन 5 करोड़ मांग रहे हैं। एक गवर्नमेंट एक लोगों को 5 करोड़, एक बंदे को 5 करोड़, जान की कोई कीमत थोड़ी होती है। वेरी कर, अभी एग्जैक्टली उन्होंने फिगर नहीं बताया, एग्जैक्टली नहीं चल रहा है, लेकिन ये डेटा वेरी कर रहा है। सर इशू क्या है ना कि ये कोचिंग को
जिम्मेदार ठहरा करके और वो एसयूवी वालों को जिम्मेदार ठहरा के एमसीडी बच गई है। एमसीडी हाई कोर्ट ने भी कहा है कि एमसीडी पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 18 साल हो गए मुझे रिटायर किए हुए। 2006 में मैंने रिटायर किया एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, दैट ऑल्सो सिविल। और तब से लेकर मेरे को बहुत जॉब्स ऑफर हुई, आई डिड नॉट टेक। मैं पिछले 40 साल से, चाहे ड्यूरिंग माई जॉब, हमारा ऑफिस है 62 नंबर, इसी मार्केट में 62 पंचायत भवन सबने देखा होगा, बिरयानी वाली साहब। हाँ बताइए। वो उतने सालों से मैं आई एम द हेड अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ पंचायत का। ये यहाँ हमारे ओल्ड रननगर, ये आपका एरिया है क्या, पंचायती एरिया? ये पंचायत एरिया, ये है ओल्ड रननगर पंचायत का, जहाँ सिंधी ऑनली। अरे साहब आप बात तो सुनो एक बार, हमारे क्या, हमारा रोल क्या है आप ले देखिए। आप हेड हैं तो आपका रोल तो है। अरे आप सुनने समझ नहीं रहे, आप सुनिए। मैं हमारी एक संस्था है, वो सिंधी मेंबर्स हैं, जिसमें एसोसिएशन है हमारी, एक एसोसिएशन है। वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर इन, हमें कोई जैसे RWO को दी जाती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो हमारा नहीं। मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं शायद। मैं सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने मेंबर्स ही हैं, अपने मेंबर्स ही हैं। वो हमारा रोल अलग है, हमारे हम अपने फंक्शंस करते हैं, और ये बाकी और कुछ नहीं, मेल मिलाप है बस। और इससे ज़्यादा और ना पॉलिटिकल। ये तो डिपार्टमेंटल इशू नहीं है ना, ये तो जनरल इशू है। ये तो कोई भी एड्रेस कर सकता है यहाँ पे, एसोसिएशन है तो फिर लेकिन देखिए आई कैन बी मेड जिसको कहते हैं कि एसोसिएटेड फॉर माई गिविंग माई गाइडेंस, गिविंग माई एक्सपीरियंस। जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं उसके लिए मैं भागीदारी कर सकता हूँ। लेकिन जो मेन काम है वो है यहाँ के कॉर्पोरेटर, MLA एंड द RWA रेजिडेंट, जो जिसमें सिर्फ सिंधी नहीं है। RWA में मैं भी RWA का मेंबर हूँ। जितने भी रेजिडेंट्स हैं राजेंद्र नगर के, RWA वो है रिस्पॉन्सिबल, वो है। अगर मेरी सर्विसेज किसी, मैंने कह रखा एक बार नहीं, मैंने MLA को कह रखा, मैंने कॉर्पोरेटर को कह रखा, मैंने कहीं पे भी मेरी आपको गाइडेंस चाहिए, मैं वो चाहिए, मैं हर वक्त तैयार हूँ। इसमें लीडर्स का भी परेशान है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एसोसिएशन के देखिए, यहाँ पर मैं भी निकल के आती थी, यहाँ पे कॉर्पोरेशन का पानी खूब नाले बहते रहते थे, खूब पहले से ही नाले बहते रहते थे। तो आप उसको पार कैसे किया आपने? हम तो ऐसे ही निकल जाते थे गंदे पानी से, ऐसे पानी ऐसे तैरता था, यहाँ गंदा पानी खूब तैरता था। हम तो यहाँ काम करने आते हैं, ऐसे गंदा पानी सड़ा नाले का निकला रहता, काले काले। इससे पहले की बात बता रहे भी, इतना गंदा पानी ऐसे जा रहा, बच्चे ऐसे यहीं निकलते रहते, ऐसे ये पहले की बात बता रहे हैं हमें। सर आपको एक सत्य की बात बताऊं, यहाँ पे जितने कोचिंग्स हैं ना, कोई भी कोचिंग 100 करोड़ से कम का टर्नओवर नहीं है। सबको मिलाएंगे तो 3000 करोड़ का, कम से कम 3 to 5000 करोड़, मतलब ये एक मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं हम। बाजीराम का एक बैच में 500 से 550 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे की फीस मिनिमम, अगर वो ऑप्शनल जोड़ेगा तो उससे भी आगे, मिनिमम बता रहा हूँ 2 लाख रुपए एक बच्चे का। 550 बच्चा एक बैच में, और 30 से 35 बैच होंगे। अब सोचिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, हज़ारों करोड़ का नंबर जाता है। 18% GST है। आप सोचिए कि कितना सरकार को खाली टैक्स जा रहा है। 18% GST अगर 3000 करोड़ का ही निकालें और इस एरिया पे उसका 2% भी खर्च कर दो ना, तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप 6000 करोड़ से ज़्यादा का बजट MCD का है, हाँ, और आप एक MP MLA पे डाल रहे हैं कि वो अपने फंड से करें। 5 करोड़ में क्या कर लेंगे वो? 5 करोड़ में आके बोल के तो गए कि वो 3 करोड़ की 3 लाइब्रेरी बनवाएंगे। अच्छी बात है, बनवाएं, और भी लोग आए वो भी करें। पब्लिक लाइब्रेरी से ये इशू तो एड्रेस नहीं ना हो जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी तो ऊपर बात करने से क्या होगा, सॉल्यूशन ऐसा बहुत हमने बात की। ड्रेनेज का नेटवर्किंग इम्प्रूव। देखिए सर, हमारा लीडर्स का काम है, कंक्लूजन बता रहे हैं। लीडर्स का काम क्या है कि जनता की तमाम सारी परेशानियों पे माथापच्ची करके सही रिजल्ट निकाल के देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो उसे ईमानदार होना चाहिए। उसे ब्यूरोक्रेट से कैसे काम लेना है। जब लीडरशिप करप्ट होंगे तो फिर समस्या तो आएगी। इसमें शहरी विकास मंत्रालय की जो मंत्री है, उस मंत्री को चीफ सेक्रेटरी को तलब करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ का है वो, और दूसरा आपका MCD कमिश्नर कम्प्लीटली जिम्मेदार है। यहाँ के जो इंजीनियर्स है, यहाँ जो आगे इंस्पेक्शन करते हैं, उन्होंने लाइसेंस कैसे दे दिया, ट्रेड लाइसेंस से जो लाइब्रेरी चल रहे हैं बिना किसी लाइसेंस का, वो कैसे रनिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ लीडर्स बहुत सारे ऐसे नेता हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब मिले हुए हैं। करप्शन है
है, पैसा देता है, लाइसेंस मिलता है। तो ये सब, हाँ, ये सब मिले हुए हैं, ये सबको हमें दूर करना पड़ेगा। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो काम पब्लिक के लिए सही से कार्य ना करे, और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी नहीं चाहिए जो नहीं कार्य चाहिए। इनके ऊपर डिपार्टमेंटल, जैसे आप लोगों ने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, जो भी मेन कल्प्रिट, जैसे लग रहा है कि हमें एमसीडी के कमिश्नर को इस्तीफा दे देना। गलती हुई, इस्तीफा लेने से कोई सॉल्यूशन तो आ नहीं जाएगा। कहाँ गलती हुई, उसको कैसे एड्रेस करना है, कितने टाइम में एड्रेस होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी ले पहले उसको सस्पेंड किया जाए, उससे काम करा जाए, फिर उसको डिसमिस किया जाए। सिर्फ उसको हटा देने से, किसी और को ले आने से सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। देखा जाए तो फिर तो एमसीडी के जो मेयर हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा ना, एक इनिशिएटिव ये लिया जा सकता है ना कि जो भी कोचिंग सेंटर्स की जो प्रॉफिट है उनका 1%, 2% या 0.5% जो पॉसिबल हो एज ए CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, 2.5 अराउंड, हाँ, तो दैट कैन बी यूज्ड इन वेलफेयर एक्टिविटीज। कम से कम 6%, 4% होना चाहिए एजुकेशन को, लेकिन 2.5% मिला है। वो तो मतलब वो तो अलग सरकार ने वो अलग चीज़ है, ठीक है, और कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल ये चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, ये सब आइडिया, लेकिन जो बड़े बड़े टीचर हैं आपके तजुर्बा वाले, उनके दिमाग में ये सब नहीं आता। एथिक्स का जो क्लासेस थ्योरेटिकल बेसिस में होता है, जो क्लासेस में सिखाया जाता है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये होना चाहिए। इन लोगों के लिए चल क्या रहा है, पावर जो है बिखर चुकी है। एथिक्स, ये बोलते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जिसके हाथ में ये हो उसको अकाउंटेबल बनाया जा सके। पब्लिक वोट करके जिनको चुनती है वो तो भाई जेल में है। एकदम डिफेंसिव इंटरव्यू देखा है विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा का, एक लोग ललन टॉप पे, एक लोग ANI पे, सब लोग अपना हाथ झाड़े, मेरी गलती नहीं है। रिस्पेक्टेड टीचर है, मैं भी उनका वीडियो देखा हूँ, अच्छी बातें बताते हैं। मैंने मतलब 5-5 घंटे के वीडियो हैं उनके, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक स्ट्रेच में उनको सुना है। अच्छा। टॉयलेट ब्रेक, मतलब खाना पीना का ब्रेक लेके, और रियली वो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब स्टूडेंट्स से गुस्सा क्यों है? आप अपने घर में किससे गुस्सा होते हो? मम्मी पापा भाई बहन, जिससे आप प्यार करते हो, गार्जियन से। और अगर वो आपकी त्रासदी में जब सामने नहीं आते ना, तो गुस्सा वाजिब है। आप जिससे उम्मीद करते हो उसी पे गुस्सा होते हो। तो उनको ये झूठ मूठ का ये कहना कि वो हमारे अगेंस्ट, ऐसा नहीं, हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जब आप इतना सारा चीज़ हमें बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो जब यहाँ पे अभी त्रासदी है तो आप कम से कम मरहम लगाने के लिए सामने आइए। और आपको अगर डर है, जैसे ओझा सर बोल रहे थे कि वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट है, मुझे तो नहीं लग रहा, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, बट वो भी एक तरीका हो सकता है। पुलिस है यहाँ पे, RF है, सब कुछ है, आप इन्फॉर्म करके आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, माइक है, स्टूडेंट 10 लोग घेर लेंगे आपको। ऐसा नहीं आप वो कह रहे हैं कि 10-20 कदम 50 कदम दूरी पे ऑफिस है, ऐसे नहीं होता है सर। जब दुर्घटना घटती है ना, आपको दुर्घटना स्थल पे जाना होता है। लोग आपके पास जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर वो राव को टारगेट करते हैं तो उनकी कोचिंग में टारगेट हो सकता है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा अपना विवेक खो बैठे हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि आज राव IAS में हो गया, ये किसी और में भी हो सकता था, ये किसी और में हो सकता था, हर जगह हो सकता था, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हजारों लाइब्रेरियाँ सारी बेसमेंट में, कहीं भी सीवेज का ड्रेन फ्लड होकर हो सकता था। तो ये सिस्टमिक फेलियर है, उसमें हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। और यहाँ का नहीं, मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर और भी कई सारे, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है, कमला नगर या और भी हैं, स्टूडेंट ऐसे ही रह रहे हैं हर जगह। मतलब एक्सप्लॉइटेशन टू द पीक लेवल पे पहुंच चुका है। आप घर से एक कदम बाहर निकालो, आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए 4 लोग मिल जाएंगे, सभी रेडी। तो खाने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, बहुत सारा के नाम पे आप एक कदम नहीं चल सकते। कहाँ तक भागेंगे आप? इनको रेगुलेट कौन करेगा? ये UPSC यहाँ का एक ऐसा मेला है जो रोज़ लगता है, और रोज़ जो सामान की बिक्री है वो बहुत ही हाई दाम पे बिकती है और लोग इसका आनंद उठाते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के जेब में बहुत सारा पैसा जाता है। जो भी अवैध यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। कई लोग LG पे भी ये लालचन लगाते हैं। अब ये अपने अपनी राय है, जिसको जिस पे लगाना है वो लगाए, लेकिन स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो। इतने दूर से कोई पढ़ने आ रहा है, कोई सपना लेकर के आ रहा है, उसके साथ ऐसा ना हो। हम तो कह रहे हैं कि आप उसके पिता की जगह होकर के एक बार देखिएगा कि आपने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। और ये 5 करोड़ 15 करोड़ 10 करोड़ और ढेर सारे ये जो डिफेंसिव इंटरव्यू है इतना भी दे देंगे कीर्ति जी के और ओझा साहब के, ये किसी को बचा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आत्मा रोती है और शरीर को छूती है। तो बचिए इन सब चीज़ों से, छात्रों से समन्वय बनाइए, एक बढ़िया संतुलन बनाएंगे तो एक बढ़िया कंक्लूजन निकल करके बाहर आएगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है।
बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिले कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो अभी चीज़ें गड़बड़ हैं उसको ठीक करें। लॉन्ग टर्म के लिए कैसे एक्ट लेके आए, रेंट सीलिंग एक्ट हो, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट हो, या फिर जो रेगुलेशन एक कमेटी बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि चाहिए। 10 बित्ते के रूम का 8,000 रुपये क्यों देगा छात्र? बिल्कुल। और जब यहाँ पे पर स्क्वायर फीट से जब नियम निकलने वाला था कि ये रूम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, तो वो अभी तक पास क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ें यहाँ पे खड़े होकर के कोई नहीं बोलेगा। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा देख करके पहले से ये सब चीज़ें आदमी सह रहा है। कंट्रोल एक्ट है 1958 का, वो आज बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, या उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। उसको रिवाइव करो। नहीं, उसमें हो सकता है अब नया कानून लेके आइए। कब लेके आएंगे? हमारा जो पार्लियामेंट है या फिर विधानसभा है किस लिए बनी है? नेता सिर्फ इधर उधर करने के लिए आप वहाँ पे आपको भेजा है, आप डिस्कस करिए, डिबेट करिए, कानून लेके आइए। इस पे रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें आज यहाँ हुई है, कल वहाँ होंगी, परसों वहाँ होंगी। आप हर बार कितना डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, अभी तो यूपीएससी का टॉपिक है, नहीं तो संसद में बैठ करके आम आदमी पार्टी बीजेपी को ट्रोल करेगी, बीजेपी आम आदमी पार्टी को ट्रोल करेगा, कांग्रेस उसकी चुटकी काटेगी, वो उस पर हंसेंगे, वो महाभारत की कहानी सुनाएंगे, लेकिन छात्रों पे कोई बात नहीं करेगा। अग्निवीर पे जम के बात होगी, क्योंकि वो एक मुद्दा है। बहुत बढ़िया शब्द है ना, उस पर एक बढ़िया सी पॉलिटिक्स की जा सकती है, लेकिन पढ़े लिखे छात्र जो आगे चल के कुछ अच्छा करने वाले हैं उन पे नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे ये भी आता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, ये देश के कोने कोने से आते हैं। तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि ये वोट बैंक नहीं है उनका, क्योंकि ये लोग तो यहाँ के वोटर हैं नहीं। वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। वोट बैंक नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये जो आवाज़ है ना, पूरे देश की आवाज़ है। आप इसको वोट बैंक यहाँ का मत समझिए। अगर ये आवाज़ को अगर सही दिशा नहीं दी गई तो आपका वोट बैंक भी कहीं का नहीं रहेगा। ये बात मान के चलिए। आपको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लेके आने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। हम लोग भी सह रहे हैं, लाइब्रेरियाँ बंद हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम झेलने के लिए तैयार हैं। बंद करो उसको, एकदम मत चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो लाइब्रेरियाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, रेंट को हाइक कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करो। क्यों नहीं कर सकते आप? वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब बात यहाँ पे है कि डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर 10 लाइब्रेरी है यहाँ पे, 5,000 स्टूडेंट हैं। लाइब्रेरी में एग्जिट प्लान नहीं है ना, उसको बंद करो। सारी लाइब्रेरीज को बंद करने का कोई मतलब मल्टी एग्जिट प्लान होने चाहिए। एक दिन में ना इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता कि आप अचानक से लाइब्रेरी ऊपर लगा दी और स्टूडेंट पढ़ने लग गए। फिर से वही नॉर्मल चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर एग्जिट प्लान है तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू है। पालिका बाजार में भी बेसमेंट है, हर जगह बेसमेंट है। आप लगता है विकास द्विवेदी सर का वीडियो देख चुके हैं? देखे, लेकिन हम एग्री करते हैं इस पॉइंट से। हम एग्री करते हैं। किस पॉइंट से आप डिसएग्री करते हैं आप उनके? अब वो यहाँ नहीं आए, इससे डिसएग्री करते हैं कि उनको थोड़ा आना चाहिए था। इतना मोटिवेशन देते हैं, यहाँ के भी मोटिवेट कर देते तो स्टूडेंट का थोड़ा सा। और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, स्टूडेंट हैं, सारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं। कुछ लोग आते थे बाहर से हाईजैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लीडर के अभाव है। कब होता है ऐसा? जब कोई लीडर होता नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट कोई लीड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आप आओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे 5,000 10,000 लोग रहते हैं। इतने साइलेंट लोग हैं, दिन भर वो लाइब्रेरी में बैठे हैं, चुपचाप मुंह बंद रहता है उनका। आते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर लाइब्रेरी। बोलने का तो काम ही नहीं होता है। इतनी जो आवाज़ें निकल रही हैं ना, ये आज का गुस्सा नहीं है, ये तो जस्ट एक चिंगारी थी और वो फटी है। अगर इस पर अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, कल को खुदा न खास्ता कहीं और हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक जिंदा लाश आगे चल के बढ़िया स्टार लगाएगा और पूरी जिला का कलेक्टर बनेगा। बहुत मतलब समझदार लोग हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि बीए में पढ़ रहा है स्टूडेंट परेशान हो गया है तो साइंस वाले नहीं आएंगे, वही अकेले धरना करेगा। BHU JNU हर जगह DU यही होता है। लेकिन यहाँ पे सबका एक बढ़िया सा कॉमन सेंस काम करता है। अपनी मर्जी से है, किसी को कोई बुलाता नहीं, अपनी मर्जी से लोग फिर भी आप यहाँ पे कितने लोग हैं? बहुत चुनिंदा लोग खड़े हैं। लोग एक पूरा हाइप क्रिएट हुई है पूरे देश में। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इस बार मेंस लिखने वाले हैं, तो हम समझ सकते हैं उनका मेंस भी इम्पोर्टेंट है। वो अपनी तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है 1000, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है लोग एक दूसरे को कॉल करके बुलाते हैं, आ जाते हैं लोग। आसपास ही रहते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोटा सा एरिया है, तो आ जाते हैं लोग। चीज़ें चल रही हैं, शांतिपूर्वक चल रही हैं और ऐसी चलती रहेंगी। तो ये है अथॉरिटीज़ को थोड़ा एक्टिवली उस पर ध्यान देके, थोड़ा स्पीडी वे में कुछ ना कुछ कंक्रीट सॉल्यूशन हमें एक ब्लैक एंड वाइट पेपर में देना पड़ेगा। खाली हमें बोलने से नहीं होगा। सोशल मीडिया आपको साइन करके कुछ हमें, जैसे एक LG साहब का एक लेटर आया है, उसमें उन्होंने एक गाइडलाइन सेट की है, कमेटी फॉर्म करी है। ठीक है, कमेटी क्या कर रही है उसको भी आप पब्लिक करो।
डे टू डे बेसिस पे अपडेट करो, क्योंकि वॉइड जब होता है ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर लोगों का रोष और बढ़ता है। आप जो भी कर रहे हैं उसको पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? आप पब्लिक करते रहिए। मैं तो सबसे बड़ा सजेशन एक ये देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, सजेशन भी देने लायक मैं क्या होता हूँ नहीं देना चाहता हूँ सजेशन, ऐसे कैसे लोगों को मैं दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि वो उदाहरण बने इस राजेंद्र नगर के लिए। इसमें पूरे दिल्ली का कल्याण होगा, यहाँ का नहीं होगा, ये पूरे दिल्ली के लिए होगा, सब लोगों का अच्छा होगा। मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर पूरे कोचिंग सेंटर को किसी स्पेशियस जगह पे अगर शिफ्ट किया जा सकता है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ये बात ऑलरेडी फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। किधर शिफ्ट होने की बात हो रही है? जो एक मीटिंग हुई है उसमें दिव्यकीर्ति सर का ही मैं देख रहा था, वो भी थे उस डेलीगेशन में, कोचिंग के साथ 10-15 लोगों को बुलाए थे, डायरेक्टर्स को। तो एलजी साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई है, पीडब्ल्यूडी वाले थे हेड, उसमें डायरेक्टर्स थे, एमसीडी के कमिश्नर होंगे, पुलिस विभाग के सारे लोग थे, मतलब हेड थे वहाँ पे। तो उनका ये कहना है कि ये एरिया इतना छोटा है ना कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो कर ही नहीं पाओगे जो करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना इसको ऐसा कुछ करा जाए कि जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो वहाँ पे एक हब बना दिया जाए। वो एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, पर तुरंत नहीं होगा ना वो, उसमें तो टाइम लगेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, फैसिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, 1-2 साल का टाइम लगेगा। तो वो आप करते रहो, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी जो इमीडिएट चीज़ें हैं उसको आपको आगे बढ़ के जल्दी करना पड़ेगा ताकि लोगों को संतुष्टि मिले कि हाँ कुछ काम कंक्रीट हो रहा है। और हमें किसी से लड़ना नहीं है, वो चाहे चाहे पॉलिटिक्स हो। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। दरअसल पहली बात ये है कि फिर यहाँ पर बच्चे फिर बहुत दूर दूर से आते हैं, भले फिर वो अमीर के बच्चे हो, गरीब के बच्चे या मिडिल क्लास फैमिली के हो, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर आके अपनी एक आशा लेके आते हैं और उनका मन में यही अनुमान होता है कि हम लोग यूपीएससी क्लियर करें, हम लोग IAS IPS और अन्य कोई सिविल सर्वेंट बने। और जैसा हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब 4 बच्चों मतलब कुल मिला के मतलब यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में 4 बच्चों की मौत हुई है और एक पटेल नगर में मौत हुई है। और अभी फिर एक ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में एक न्यूज़ सामने आया कि एक लड़की को वहाँ पर लकवा मार गया क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण, और इसके कारण क्या है बहुत गंभीर समस्या हो गई है। हाँ, यहाँ तो देखा जाए कि मतलब बच्चे तो फिर शरीर से मरे, लेकिन उनके माँ बाप जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है वो तो बेचारे जीते जी मर गए हैं। और भी फिर यहाँ पर और देखा जा रहा है कि मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर रूम रेंट वाले, ब्रोकर वाले, मतलब कोचिंग सेंटर वाले सब एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। मतलब ये हम लोग की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब फंडाव जैसे मतलब इलाके को, मतलब किचन जैसे इलाके को उन्होंने मतलब बाथरूम बना दिया है, नहीं मतलब रूम बना दिया है, और मतलब एक रूम का मतलब 9,000-10,000 रुपये किराया लेता है। ऊपर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अलग से दो, ऊपर से पानी का अलग से दो, ऊपर से बिजली का अलग से दो, ऊपर से मतलब हाँ 10% इंक्रीमेंट भी, और ऊपर से नो फैसिलिटी है उसमें, तो कोई फैसिलिटी तो उसमें कुछ है ही नहीं, लगता है मतलब पूरा कबाड़ खाना। इस सब चीज़ में भी एक्शन होना चाहिए और होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा पूरी बात, और आपके जो भी सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और कल फिर आने की कोशिश करेंगे और कुछ डेटा कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।